जब समंदर में तूफान उठता है तो लहरें किनारे से पूछकर नहीं आती। वादा किया गया था कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनेगी और आज हालात ये है कि एक इलाके में लगी आग दूसरे इलाके के चूल्हे तक धुआं पहुंचा गई। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। देश में बजट सत्र चल रहा है, बहसें भी चल रही हैं, हंगामे भी चल रहे हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर संसद के भीतर जितनी है उससे कहीं ज्यादा संसद के बाहर है। वजह है पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तेल, गैस और सप्लाई चेन पर बढ़ता दबाव। और इसी दबाव की वजह से आज एक अजीब सी स्थिति बन गई है। जंग ईरान के आसपास, चिंता दिल्ली में, मिसाइलें वहां, अफवाहें यहाँ, और आम आदमी के मन में एक ही सवाल, क्या सिलेंडर मिलेगा, क्या कीमत बढ़ेगी, क्या पंप पर लाइनें लगती रहेंगी। अब इस पूरी कहानी को थ्रिलर की तरह नहीं, सिस्टम की तरह समझिए, क्योंकि यहाँ हीरो विलेन तय नहीं होता, यहाँ तय होता है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री गलियों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कितना सुरक्षित है। यही वो रास्ता है जहां से खाड़ी का बड़ा हिस्सा तेल और गैस दुनिया तक पहुंचाता है। और भारत की चिंता इसीलिए स्वाभाविक है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और सरकारी ब्रीफिंग में बताया गया है कि एलपीजी आयात का बड़ा भाग इसी रूट से आता रहा है। अब सवाल ये नहीं कि युद्ध कब रुकेगा, सवाल ये है कि जब तक युद्ध चलता है तब तक भारत कैसे मैनेज करेगा। राजनीति, पैनिक और पेट्रोलियम। सबसे पहले संसद की तस्वीर देखिए। दूसरे चरण के बजट सत्र में विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पश्चिम एशिया संकट और उसके असर पर संसद में विस्तृत चर्चा हो। इसी बीच 9 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया और साफ किया कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। पहली, शांति और कूटनीति, दूसरी, खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, और तीसरी, भारत के राष्ट्रीय हित जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक आवाजाही शामिल है। और ये बात सिर्फ कागज पर नहीं है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, यानी यह मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं, लोगों का भी है। सरकार ने यह भी कहा कि वह लगातार स्थिति की निगरानी कर रही और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए सक्रिय है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे आपकी जेब और रसोई से जुड़ता है, तेल, गैस और स्टॉक। 3 मार्च को सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आया कि भारत कच्चे तेल और गैस के मामले में काफी हद तक आरामदायक स्थिति में है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 दिन का क्रूड रिजर्व, लगभग 25 दिन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांजिट में बताए गए। यहाँ एक जरूरी बात समझिए, यह आंकड़ा सिर्फ एक गुफा में रखे तेल का नहीं होता है, इसमें रिफाइनरी सिस्टम और शिपमेंट का गणित भी जुड़ा रहता है। यानी स्टॉक की भाषा में स्टोरेज के साथ इन ट्रांजिट भी गिना जाता है। लेकिन राजनीति में स्टॉक की भाषा तुरंत दूसरी भाषा बन जाती है, घबराहट की भाषा। और यही हुआ एलपीजी को लेकर। 11 मार्च को एक इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग हुई जिसमें पेट्रोलियम, शिपिंग, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण से जुड़े अधिकारी शामिल थे। उस ब्रीफिंग में कहा गया कि क्रूड सप्लाई स्थिर है और भारत अलग अलग देशों से आपूर्ति जुटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर रखी जा रही है और ग्राउंड लेवल पर सिलेंडर डिलीवरी सामान्य चल रही है। और फिर 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक मंच से साफ संदेश दिया, अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराएं नहीं और संकट को धैर्य के साथ मैनेज करें। प्रधानमंत्री ने इसे देश की परीक्षा की तरह बताया और यह भी कहा कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनका फोकस यह रहा कि वैश्विक संकट का बोझ आम लोगों पर कम से कम पड़े। उसी दिन संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बयान दिया और भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ जैसे ईंधन की उपलब्धता को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया ऊर्जा के मोर्चे पर असाधारण हालात से गुजर रही है, लेकिन भारत की तैयारी और मैनेजमेंट एक्टिव है। सरकार का एक बड़ा दावा यह है कि रिफाइनरियां और सप्लाई चेन संकट के बावजूद सिस्टम को चलाए रखने में सक्षम है ताकि 33 करोड़ परिवारों की रसोई पर असर ना पड़े। अब यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी सामने आई। मंत्री के बयान और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जिक्र कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को ईंधन संकट के चलते स्कूल बंद करने पड़े, 4 दिन के कार्य सप्ताह जैसे कदमों तक की बातें करनी पड़े। यानी युद्ध का झटका हर देश की अर्थव्यवस्था पर अलग तरीके से पड़ता है। किसी के पास बफर बड़ा होता है, किसी के पास विकल्प कम होते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऊर्जा संकट का असर सिर्फ पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी तक सीमित नहीं रहा।
इसका असर खेती और खाने की प्लेट तक जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास एजेंसी UNCTAD ने 10 मार्च को एक विश्लेषण में चेताया कि अगर हार्मुज में शिपिंग बाधित होती है तो ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक फर्टिलाइजर ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। इसका मतलब साफ है, ऊर्जा महंगी होगी तो खेती की लागत बढ़ सकती है, और अगर उर्वरक की सप्लाई टाइट होती है तो फसल की लागत और जोखिम दोनों बढ़ते हैं। यही वजह है कि दुनिया इस युद्ध को सिर्फ सैन्य टकराव नहीं मान रही, बल्कि सप्लाई शॉक मान रही है। और अब राजनीति की बात या विपक्ष का आरोप, सरकार चर्चा से बच रही है और सरकार का आरोप है कि विपक्ष पैनिक फैला रही है। सच यह है कि पैनिक दोनों तरफ से नुकसान करता है, राजनीति के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि जब लोग अफवाह में सिलेंडर या ईंधन की पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं तो असली कमी कई बार सप्लाई से नहीं, मांग की घबराहट से पैदा हो जाती है और फिर ब्लैक मार्केटिंग का खेल शुरू होता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने राज्यों से भी कहा कि अफवाह और कालाबाजारी पर सख्ती रखी जाए। तो आज की लाइन बिल्कुल सीधी है, पश्चिम एशिया का जंग दूर है लेकिन उसका असर हमारे बहुत करीब है। तेल, गैस, उर्वरक, महंगाई और सप्लाई चेन के जरिए सरकार का कहना है कि व्यवस्था संभाली जा रही है, स्टॉक और स्रोत मौजूद है और सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। विपक्ष का दबाव है कि संसद में विस्तृत जवाब दिए जाएं और जनता की स्पष्ट तस्वीरें दिखाई जाएं। अंत में आपकी जेब और रसोई के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है, सूचना सत्यापित रखें, पैनिक बाइंग से बचें और अफवाह को खबर मत बनने दें, क्योंकि संकट के वक्त सबसे पहले व्यवस्था नहीं टूटती, सबसे पहले भरोसा टूटता है और भरोसा बचा तो व्यवस्था भी बचेगी।